मित्रों नमस्कार। आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान अजय सिंह राठौर जी। आपने 1974 में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, जो हमारे देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर आपने 1974 में एडमिशन ले करके और 1979 तक आप वहाँ अध्ययनरत रहे। इसके बाद आपने हार्टिकल्चर इंस्पेक्टर के रूप में उत्तराखंड में आप कार्यरत रहे। उसके बाद आपने एग्रीकल्चर ऑफिसर के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रतापगढ़ में आप कार्यरत रहे। इसके बाद आपने कोऑपरेटिव बैंक में सीनियर मैनेजर के पद पर आपने कार्य करते हुए अपनी सेवानिवृत्ति दी। हम आपसे बात करेंगे कि आपने इतने पुराने समय में बीएससी एजी जब आपने पंतनगर से की तो आपने क्या सोचा था एग्रीकल्चर फील्ड में करने के लिए। उसके बाद आपने जो इतने दिन हार्टिकल्चर में काम किया और इधर आपने एसबीआई में काम किया और कोऑपरेटिव में काम किया, तो इन काम में आपको क्या लगा कि हमारे जो देश की प्रदेश की जो कृषि है इसमें कैसे हम क्या करें कि जो हमारे मौजूदा सरकार का जो विज़न है कि हमें अपने किसान भाइयों की आय को दुगना करना है। तो आपका जो कि बहुत लंबा अनुभव रहा, तो कुछ ऐसी बातें नेट सेल में आप बताएं कि जिससे हमारे जो कृषक जगह जो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो प्रेरित हो और आपके अनुभवों का लाभ उठाए। हम आपसे पहले तो आपके अनुभव जानना चाहेंगे कि इतने दिन आपने जो कार्य किया, क्या आपने अनुभव किया एग्रीकल्चर के बारे में, आपकी क्या फाइंडिंग्स रही, और उसके बाद आगे आपके जो सुझाव है वो क्रमबद्ध बताएं। जी जी धन्यवाद। ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैं वैसे पहले 12 का स्टूडेंट था इंटर का। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर मैंने इसलिए चूज़ किया कि इसमें बहुत ही संभावनाएं हैं। एग्रीकल्चर में जब हम लोग पढ़ने गए तो आप समझ ही रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री और फिशिंग और हार्टिकल्चर और सेरिकल्चर, मतलब तमाम ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जिनमें बहुत ही संभावनाएं, बहुत बड़ी बड़ी संभावनाएं हैं। जैसे डेयरी है, तो जो पढ़ाई जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है उसमें कम से कम 55 सब्जेक्ट का समावेश होता है। और वो सभी सब्जेक्ट ऐसे हैं कि अपने आप में पूरे इकोनॉमिक्स की पढ़ाई हो जाती है, ऑफिस में पढ़ाया जाता है। तो वो जो मेरा ये कहने का मतलब है कि उस समय जो एक ट्रेंड बना था कि जो बीएससी एजी या एनिमल हस्बेंड्री या सब्जेक्ट थी, तो इसको कहा जाता था कि जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। ये सिद्धांत रहा है एग्रीकल्चर का, जैक ऑफ ऑल। तो आप मतलब किसी भी सब्जेक्ट में इस स्टूडेंट से अगर आप पूछेंगे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट से, तो किसी भी सब्जेक्ट में थोड़ी देर वो आपसे बात कर सकते हैं, चाहे ऑपरेशन हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, या सभी पे बोलेगा। तो वहाँ से जो हमारा उसका चयन का था, उस चयन से ये जाहिर सी बात थी कि हमें कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना है, या तो एग्रीकल्चर अफसर बनना है, या हॉर्टिकल्चर अफसर बनना है, या किसी में जाना है, या कहीं भी इंस्पेक्टर बनना है। तो चांस ऐसा हुआ कि मेरा कैंपस सिलेक्शन भी हो गया और उसके बाद मैं हॉर्टिकल्चर में चला गया देहरादून। और वहाँ पे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, नर्सरीज और ये सब चीज़ें चलती थी। और ज़्यादातर पहाड़ी फल और ऐसी चीज़ें, जैसे सेब के बागात हैं, और काफ़ी जितनी ऊंचाई हो उतनी ऊंचाई से वो फल मिलते जाते थे। तो कैसा हुआ कि उसी बीच में मेरा सिलेक्शन जो है स्टेट बैंक के एग्रीकल्चर हो गया। मैंने आकर के यहाँ प्रतापगढ़ में ज्वाइन किया। उसके बाद ये जो मेरा मन था, जो मुझे लगता था कि मुझे कृषकों के लिए कुछ करना है विशेष रूप से एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ, वो मेरा स्टेटमेंट में पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसमें बहुत लिमिटेड चीज़ थी। हम बाहर जा नहीं सकते थे, तो लोग आए थे सब्जेक्ट विशेष के बाद। कोऑपरेटिव सेक्टर का चयन हमने इसलिए किया कि कोऑपरेटिव सेक्टर बेसिकली पैक्स से प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का समूह है जिसके ऊपर वो कंट्रोल है। वहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक के जो हमारे सचिव लोग हैं, जो हमारी समितियाँ हैं, ये हर न्याय पंचायत स्तर पर नहीं है। और वहाँ पर हम खाद, बीज और ये जितनी भी इससे संबंधित चीज़ें हैं, उर्वरक हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, कुछ जो हैं जो वो किसानों के मतलब की चीज़ें जो वहाँ से सुनाएँ, उनमें हमारा मन लगता था।
क्योंकि हम इसी बेसिस पे थे और हमने हमेशा डेमोन्स्ट्रेशन पे ध्यान दिया कि हम भले मैनेजर रहे या सीनियर मैनेजर रहे या डीजीएम से रिटायर हुए, तो हम हमेशा ऐसे प्रोग्राम बनाते थे कि स्वयं सहायता समूह है, प्रेशर क्लब हैं, इनके बीच में जाना, लोगों को समझाना, और तो एक वो देखिए रोजी रोटी का एक साधन तो हो गया कि ये कोऑपरेटिव बैंक है तो उससे हमें तनख्वाह नहीं मिली, लेकिन मैं सेवा भाव में हमेशा रहा कि मैं जाऊँगा क्षेत्र में मीटिंग करूँगा, जो कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो ना जानकार लोग, उनको अच्छी सी जानकारी दूंगा। तो इसमें नाबार्ड ने भी बड़ा हमारा सहयोग किया, नाबार्ड से प्रोग्राम रखते थे, स्वयं सहायता समूह से बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। तो इन सब बातों से निकल करके और मुझे लगा कि मैं नौकरी तो कर ही रहा हूँ, साथ में एक सेवा भावना हमारी तुष्ट हो रही है अंदर से, तो उसमें हमने इसको ज़्यादा पसंद किया और कहीं प्रमोशन पे बहुत बाहर भी नहीं गए, प्रमोशन से हम बाहर नहीं जा पाए क्योंकि घर भी हमारा अपना वहीं पे था और उसमें रहा है और ईश्वर दया से। और जो आय दुगनी करने वाली बात आपने पूछी है, जो हमारे विज़न है, तो ये देखिए देखने में आदमी ऐसा नहीं है कि किसी को अगर गेहूँ का मूल्य 1800 रुपये मिल रहा है तो 3600 रेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एमएसपी से संबंधित चीज़ नहीं है। मेरा अपना अनुभव है कि अगर हम मल्टीपल क्रॉपिंग करें या जैसे हम जहाँ पे एक फसल ले रहे थे वहाँ 2 फसलें लेने लगे या मिक्स क्रॉपिंग करने लगे या बागात जो हमारे हैं जो जिनमें बहुत ज़्यादा घनी गोशी नहीं, उसके अंदर हम गेहूँ बोएँ, सरसों बोएँ, मतलब उस ज़मीन का दोहन हम अधिक से अधिक रूप से करें और मार्केटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था करें। जो हम अपने बिचौलियों के थ्रू या अपने गांव में बेच लेते हैं कि वो हम सरकारी रेट पे बेचें, बाहर ले जाएं, अपनी संभावनाएं तलाश करें और फलों की सब खेती, सब्जियों की खेती और फूलों की खेती, इससे आय दुगनी होगी। ये खाली रेट बढ़ जाने से आय दुगनी नहीं होगी। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास संसाधन हैं, जो सीमित साधन हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में ला करके प्रति कृषक आय हम अपनी लगभग दोगुनी कर सकते हैं। ये हमारा अपना भी विजन है और शायद यही सरकार का विजन है, जिसमें हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम भले रिटायर हो गए, अगर हमारी कहीं आवश्यकता कोई बढ़ती है कृषकों के बीच में जाने की, कहीं बात करने की, तो हम ऐसे तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने पन्नगर से पढ़ाई की, तो पन्नगर में आपके साथ, चूँकि उस समय पन्नगर कृषि विश्वविद्यालय पूरे देश का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय था, तो बहुत से साथी आपके भिन्न भिन्न देश के विभिन्न भागों में जा करके उन्होंने सेवाएं की होगी, तो कहीं ना कहीं से आपका मन अब भी कर रहा होगा कि कुछ इस क्षेत्र में करें, तो क्या उनसे आपकी बात हो करके क्या कुछ ऐसा इस क्षेत्र में कुछ आपने विचार किया है करने का? जी जी, ये बाकी तो हमारे साथी जैसे ज़्यादातर स्टेट बैंक में रहे या अन्य में रहे, सब रिटायर हो गए हैं, तो जिला कृषि अधिकारी भी रहे। एक हमारे साथी मिस्टर पीके विष्णु थे और वो एग्रीकल्चर डायरेक्टर से रिटायर हुए हैं। एक हमारा साथी है वो सुरेंद्र कुमार यादव, झांसी में है, तो झांसी के चिड़गांव के हैं वो, तो उन्होंने अभी अपना एक पूरा चैनल ही शुरू किया है और वो एग्री फार्मिंग और ये जो बायो से संबंधित हाँ जितने बायो की खेती है इस टाइप से, और इसमें वो बहुत ज़्यादा अपना का प्रयास कर रहे हैं और हमसे हमारा संपर्क भी चल रहा है और उन्होंने हमको कई बार आमंत्रित किया है कि खाली हो तो आप लगाइए और जहाँ से हम लोग तो शुरू करेंगे, आपकी तरफ भी आके हम शुरू करेंगे। और एक साथी हमारे यहाँ जो डेयरी पे काम कर रहे हैं, उनके साथ भी हम काम करना चाहते हैं और कुछ जो समय है हमारे पास, जो संसाधन है, तो उनमें हम अपनी जरूर सेवा देना चाहेंगे। और एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर को साइंटिफिक ही बनाना पड़ेगा। अब पुरानी परिपाटी से एग्रीकल्चर में कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो बस ये विचार हम लोगों का है कि जितने भी मान लिया हम 2 गाँव सुधार लेते हैं या कोई 20 आदमी को ही हम उनको जीवन यापन की शक्ति दे पाते हैं किसी, तो चाहे वो मुर्गी पालन हो, चाहे कृषि हो, चाहे सुगर पालन हो या बायो खेती है, ऑर्गेनिक खेती है, उन पर हम कोशिश करेंगे। जैसे आपने देखा मौजूदा में 2-3 चीज़ें हमारे कृषि में चर्चा का विषय है, जैसे गौ पालन है, गौ सी गायें जो है, आज जैविक खेती का दौर है, तो उसके अलावा गौ पालन में जैसा कि गायें बहुत ज़्यादा रोड पर है। दूसरा विषय है, एक सरकार ने कृषि कानून पास किया है, तो चूँकि आप तो इस पर नज़र रखे हुए होंगे, तो
आपको क्या लग रहा है, जैसे इन दोनों कृषि कानून पर जो मोटा मोटा आपने ध्यान दिया होगा, तो आपके अनुसार क्या लग रहा है, कृषि कानून ठीक है या कुछ इसकी बातें कुछ ऐसी नकारात्मक है, या आपको कुछ सुझाव कृषि कानून पे लग रहा है जो हमारे दर्शकों तक पहुँचे या उनके माध्यम से सरकार तक पहुँचे? कृषि कानून का मेरे विचार से राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए बस जी। उस कानून में कहीं कोई कमी नहीं है। बहुत बौद्धिक लोगों ने, बहुत जानकार लोगों ने मिलकर उसको बनाया है, और उसका जो विरोध हो रहा है वो या तो वो लोग नासमझ हैं या वो उसको जानना ही नहीं चाहते हैं, या किसी अपने अपने हिडन एजेंडे के तहत उसका विरोध कर रहे हैं। मेरी समझ से कृषि कानून में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसका कोई विरोध सार्वजनिक रूप से किया जा सके या प्रेस्टीज इशू बना करके किया जा सके। मेरी अपनी निगाह है कि जो वास्तव में कृषक है उसके सब फायदे की उसमें बातें हैं, उनके लिए कहीं कोई विरोध की बात नहीं है। और अगर कोई बिचौलिया खत्म कर रहा, कोई डायरेक्ट एमएसपी दे रहा, कोई कहीं सरकार ऐसा प्रयास कर रही है, तो उसमें जाने से कोई बुराई नहीं है, उसको मैं संपूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। रही बात जो ये जानवरों वाली है, इसको कुछ लोग इसको मिसगाइड कर रहे हैं कि ये धार्मिक भावना से जुड़ी हुई चीज़ है। ऐसा नहीं है। जो रेशियो है कि जो पहले हम बछड़ों को बहुत ज़्यादा देते हैं कि बछड़े ज़्यादा होने चाहिए, अब शायद आ गया कि नहीं दूध वाला जो हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए कि जनक जो हमारे पास माने गाय ज़्यादा हों। और अब लोग ये जो इसका लाभ उठा रहे हैं गलत तरीके से कि जानवर अपने हैं लेकिन उनको बांध नहीं रहे हैं, वो उसकी आड़ में कि कहीं से मारना मना है या इनको पकड़ना मना है, तो उसका लाभ उठा करके वो पूरे वो उसकी मैं भर्सना करता हूँ। अपना जानवर आप अपने पास बांधिए, उसकी सेवा करिए, आपकी गऊ है आप उसकी सेवा करिए, आपका बैल उसकी सेवा करिए, उसका गोबर अपने आप लीजिए, सड़क पर पड़ा हुआ आपके किस काम आएगा। तो दूसरी चीज़ मुझे ये कहनी है कि जैसे अगर इनको जो व्यवस्था दी गई है कि गौशाला बनाई है, गौशालाओं में उनको भेजा गया है या भेजा जा रहा है, तो वहाँ पर भी अगर कहीं पर थोड़ा बहुत भी भ्रष्टाचार है तो उसकी निंदा होनी चाहिए कि उनकी जो खुराक आ रही है वो उनको नहीं मिल पा रही है रेगुलर रूप से, और उसका सही उपयोग नहीं रहा, उनको खुराक मिलनी चाहिए। उनके गोबर से बहुत बड़ी बड़ी गैस बन सकती है, तमाम काम आ सकते हैं, खाद्य बन सकती हैं। तो ये और हमको सबको जागना पड़ेगा। अब हम हर आदमी अपने अपने खेतों में तार बाड़ तो कर रहा है, खर्चा उठा रहा है, रात को जाग रहा है, लेकिन कोई अपने जानवर को बांध नहीं रहा। बांधने में कहाँ मना हुआ है कि हम उसका फायदा उठाएं, अपना भी जानवर हम छोड़ देते हैं, रात को चलाता दूसरे के खेत करके। इस पर हमें इसको करना चाहिए, इसको धार्मिक भावनाओं के अंदर रखा जाए और इसको प्रोफेशनल बनाया जाए। तो आप जैसे किसानों को समस्या बहुत हो रही है, उनकी फसल चढ़ जाते हैं, तो कोई आप ऐसी सुझाव कोई है आपके मन में कि फसल भी न चढ़े और उसका समाधान निकाला है? सुझाव है, इसका है, लेकिन वो थोड़ा कठिन है। देखिए हर जगह की परिस्थिति अलग अलग है। मेरा अपना मानना है कि जैसे मान लिया कि कोई सूखी ज़मीन है या ऊपर की ऐसी की ज़मीन है जहाँ पे हरियाली कम है, तो वहाँ देखिए फसल चक्र जो हम करते हैं अपना, फसल चक्र के साथ साथ हमको ये देखना पड़ेगा कि फेंसिंग की जगह अगर हम किनारे किनारे से अभी हम तार लगाते हैं तो काम कर रहे हैं, तो कोई ऐसे वृक्ष हैं जो यूकेलिप्टस हो सकता है और पौधे भी हो सकते हैं कि अगर उनको किनारे किनारे हम लगाना शुरू कर देंगे तो थोड़ा घना लगाएं और उसके बाद उनमें जो तार की बजाय जो पतावर आता है, मूंज आता है, इनसे अगर इसकी बंधाई हम चारों तरफ से कर देंगे तो काफ़ी सस्ता बैठ जाएगा और हमारे लाभकारी भी होगा। ये मेरा अपना विजन है कि ये जो तारों में हम बहुत खर्चा कर रहे हैं, तारों में जानवर भी चोट खा रहे हैं और लोग चढ़ भी रहे हैं, इसको ठीक किया जा सकता है। जिन लोगों के पास ये सुविधा नहीं, तार नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अगर छोटे काश्तकार हैं तो अपने खेत के चारों तरफ थोड़ा खाई नुमा कोई चीज़ बना सकते हैं। ट्रेंच मेथड जिसको कहते हैं कि अगर वो इतना कर दें कि जानवर फांक के उधर नहीं जा सकता है, 5 फीट का 6 फीट का थोड़ा सा गड्ढा ऐसा बना दिया, इस पर नहीं चढ़ पाएगा, तो ये मेरे विचार से बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें किनारे अगर पानी भर लें कुछ और भी चीज़ें उसमें कर सकते हैं, और अदरवाइज जो है ये मेरा अपना विचार यही बनता है कि तार की बजाय ये किया जाए। और हर आदमी, मेरा अपना यह है कि कम से कम अपने जानवर बांधने का प्रयास करें। उसमें बहती गंगा में हाथ ना धोए कि नहीं इसका जानवर छूटा है तो हमारा भी छूटा हुआ है, और इससे बड़े नुकसान हो रहे हैं। लोग खेतों में धो ही रहे हैं, जानवर सड़क पे आ जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। तो इस पर इसको धार्मिक भावना से ना जोड़ करके इसको
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत। अब हम आपके साथ में आपका जीवन साथ निभा रही श्रीमती सुमन जी, सुमन सिंह जी आपकी जीवन संगिनी होने के नाते हम चूंकि माता का सवाल है, गौ माता की बात है, तो गौ माता का संरक्षण क्योंकि आपने आपका बहुत साथ दिया है, तो कृषि में आपके भी कुछ विचार होंगे, तो आप भी थोड़ा अपना विचार रखिए कि गाय के बारे में क्या होना चाहिए। गाय कटने के लिए छोड़ दे देनी चाहिए या उनका समाज के द्वारा संरक्षण होना चाहिए, ताकि आगे हमारी जो आस्था भी बनी रहे और समाज का लाभ भी हो। तो गौशालाएं बनानी चाहिए, गाय वहीं इकट्ठा हो, वहीं उसका गोबर गैस बनती है, सब उसी का। बाकी घर काटने से तो ये समझ में आता है कि जानवर काटे जाएं, गाय लोग पूजते हैं, पूजा करते हैं, गौ माता कहते हैं उन्हें, तो मेरे ख्याल से तो ऐसा। धन्यवाद, आपने भी बहुत अपना महत्वपूर्ण विचार दिया। और देखिए ऐसा है कि हमारा जो आपने एग्रीकल्चर की बात की, इंटरेस्ट की बात है, तो हमारे बेटे मिस्टर पुष्कर सिंह राठौर हैं, और वो गोबर विज्ञान से उन्होंने बीएससी किया यहाँ से लखनऊ यूनिवर्सिटी से। लेकिन हमारे मन में जो हमारी अपनी इच्छाएं रह गई थी, तो उनको कैडेट की परीक्षा में वो सफल हुए, और कुमारगंज में जो विद्यालय है अपना एग्रीकल्चर का, वहाँ से उन्होंने किया है। और करने के बाद वो इस समय जूनियर साइंटिस्ट के पद पे राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, दलहन अनुसंधान संस्थान में काम करने में कार्यरत है जूनियर साइंटिस्ट। और उनको भी एग्रीकल्चर में बड़ा इंटरेस्ट है, और मुझे खुशी कि मैं रिसर्च में नहीं जा पाया, लेकिन वो प्लांट पैथोलॉजी के मतलब वो जानवरों के डॉक्टर जैसे होते हैं, जैसे आदमी के डॉक्टर होते हैं, ऐसे वो पेड़ पौधों के डॉक्टर बन गए हैं। और वो बड़े अच्छे प्रयास हैं उनके, और उनकी कई किताबें निकली हैं जो मैंने निकाली हैं, और कोई लेखन जाते रहते हैं। और यही शुभकामना करते हैं सभी के लिए कि सभी के बच्चे कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, सभी फील्ड हैं, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को कहीं कमज़ोर नहीं समझना। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, और हर गांव से 2-3 बच्चे, 4 बच्चे कम से कम एग्रीकल्चर सेक्टर में साइंटिस्ट की आएंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण विचार दिए। और जैसा कि आपने गाय पर भी बहुत अच्छा विचार दिया। गौ सेवा से गाय का पालन होना चाहिए, बहुत सी ऊर्जा गाय से गोबर गैस जैसा कि आपने बताया बनाई जा सकती है। गाय के गोबर से बहुत सी दवाएं बनती हैं, और इसके अलावा बहुत से काम हैं। तो आपके विचार सबके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, भारत माता की जय।